हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। बिकॉज आज हम बात करेंगे, मेरे पास लास्ट ईयर से एक क्वेश्चन पेपर है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस 2020 से 21 वाला। इसको हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हैं। सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको टोटली 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। सेक्शन बी के अंदर टोटली आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2 करने, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करना है। सेक्शन सी, जिसके अंदर टोटली आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको 5 क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स कैरी करता है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। उससे पहले बता दूं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 का हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम और व्हाट इज एब्जॉर्प्टिविटी। तो गाइस, क्या होते हैं क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स? तो गाइज, जब भी हम रेडिएशंस को पास करते हैं लाइट सोर्स से, तो जो हमारा सैंपल है, सैंपल के अंदर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। उस कंपाउंड के अंदर वो पार्ट या वो मॉलिक्यूल्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस एब्जॉर्प्शन के लिए, जब रेडिएशन को पास करते हैं, उसी को हम क्रोमोफोर्स कहते हैं। जैसे कि कार्बोनिल एसिड ईस्टर, अगर ये अटैच हो तो समझो कि ये क्रोमोफोर्स है। यही जो है वो उस कंपाउंड के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। ऑक्सोक्रोम के बारे में बात करते हैं। ऑक्सोक्रोम ये ग्रुप्स होते हैं जो कि क्रोमोफोर के साथ अगर अटैच हो जाए तो ये बढ़ा देते हैं उनकी एबिलिटी को। जैसे इंक्रीज हो जाएगी इंटेंसिटी और वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की। जैसे OH, NH2, SH, अगर ये अटैच हो जाए उनके साथ। तो अब बात करते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। हमारे पास कोई भी सैंपल है या बॉडी या कोई भी कंपाउंड है, वो जब हम रेडिएशन पास करते हैं तो वो कितना जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, यही एब्जॉर्प्टिविटी होता है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, जो हमने IR के अंदर पढ़ा था, और होलो कैथोड, जो कि हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ा था। इन दोनों को देख लेते हैं आप। फर्स्ट का सी, जो वाइब्रेशनल मोड IR के अंदर हमने पढ़ा था, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जब दो कंपाउंड्स आपस में स्ट्रेच हो रहे हैं या ऐसे इधर आपस में ये दोनों पास आ रहे हैं, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आएगा। तो वही होता है कंटिन्यूअस बैक एंड फोर मूवमेंट, पास में आए या दूर दूर जाए, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। और इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा। बस यही होता है इसके अंदर। बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर हमारे पास आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं। इनका क्या होता है, ये बेंड होते हैं आपस में एक दूसरे के पास। ये बॉन्ड एंगल इतना था, बाद में ये क्या होगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा अगर ये इधर और इधर मूव करे तो इसमें बॉन्ड एंगल में चेंजेस आता है बेंडिंग वाले में, और इसमें जो है बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आता है। आप इसके टाइप्स बता सकते हो। इसके अंदर सिमेट्री, असिमेट्री आता है स्ट्रेचिंग के अंदर। बेंडिंग के अंदर सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। 2 मार्क्स का था, इतना ही बताना है आपको। होलो कैथोड लैंप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पड़ा था, जो कि गुड रेडिएशन सोर्स ये काम करता है। इसके अंदर होलो कैथोड प्रेजेंट होता है, वोल्टेज सोर्स, एनोड, बफर गैस फील्ड होता है और पूरा पैक होता है ये। तो गाइस, ये जो है वो एक स्टेबल और इंटेंस रेडिएशन को प्रोवाइड करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेस एंड रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल फेस, रिवर्स फेस, ये हमने HPLC के अंदर, आपको याद हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे बताया था। नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेस क्या होगा, पोलर लेते हैं, मोबाइल फेस नॉन पोलर लेते हैं। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेस नॉन पोलर, मोबाइल फेस जो होगा वो पोलर लेते हैं, यानी अपोजिट कर देना इसी का। तो गाइस, जो सेपरेशन होगा हमारे नॉर्मल फेस के अंदर, वो सेपरेट पोलर एनालाइट विद हाई रिटेंशन टाइम के साथ हम कॉलम के अंदर करते हैं ना HPLC, और इसमें सेपरेट होता है लेस पोलर एनालाइट विद हाई रिटेंशन टाइम। अंदर की साइड में जो रिटेंशन टाइम हो रहा है इनका, एनालाइट कैन बी एल्यूट बाई इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेस, और इसमें एनालाइट कैन बी एल्यूट बाई डिक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेस। बस इतना सा आपको बताना था। अब आते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड, जब हम कैपिलरी के अंदर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, देन जो मूवमेंट होता है आयंस का टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। इसी को हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं μ/EP और Q/6 पाई, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईटा और R से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है HEPT
और नेक्स्ट वन इज़ एडी डिफ्यूज़न। इन दोनों के बारे में आप देख लेते हैं। HEPT है क्या ये? हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। It is defined as the height of column which is required for equilibrium of solute between mobile phase and stationary phase। तो गाइस आपने तो रेट थ्योरी के अंदर पढ़ा ही होगा सब कुछ कि जो हमारा ये मोबाइल फेस जो है वो रन करता है इसके अंदर, जो हमारा ये कॉलम होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे थियोरेटिकल प्लेट्स होते हैं, वन बाय वन ही पास करता है। ये नहीं कि वो हम सोचते हैं कि वो एक बार में जाके और दूसरी साइड से इल्यूट हो गया है, बट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे थियोरेटिकल प्लेट्स होते हैं। तो बस वही बता रहा है कि ये जो ये होता है वो ठीक ठाक लेंथ पे तक होना चाहिए जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाइट कैपिलरी का। अब एडी डिफ्यूज़न के बारे में बात करते हैं। एडी डिफ्यूज़न होता क्या है? जो टाइम टेकन बाय अ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास ये क्या है? कॉलम है। कॉलम के अंदर क्या है? ये गोल गोल से ये स्टेशनरी फेस है। अब हमने ले लिया यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये है हमारा, एक ये है और एक ये है। तो जो हमारा ये वाला सर्कल वाला देख रहे हो ये जाता है हमारे स्टेशनरी फेस के साथ और जल्दी से निकल जाता है, यानी इसका जो पाथ लेंथ हुआ ना बहुत फास्ट इसने कवर कर लिया। दूसरा जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से कर्व ले लेता है, और जो तीसरा जाता है वो क्या करता है? वो ज़्यादा इधर उधर घूम घाम के तब बाहर निकलता है। तो इस वजह से जो ग्राफ हमारा आता है वो ग्राफ हमने ऐसे देखा है ना, ऐसे ग्राफ आता है, बट जितना ज़्यादा पाथ लेंथ होगा उतना ही ग्राफ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और इसके कंपैरिजन में। तो गाइस यही बता रखा है एडी डिफ्यूजन के अंदर। अब आता है नेक्स्ट जो कि है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर, और लास्ट वन इज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एग्रोस एंड पॉलीएक्रिलामाइड्स जेल। अब देख लेते हैं कैटायन एक्सचेंजर रेजन और एनायन एक्सचेंजर रेजेंस। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी वो कर दिया था, इसको मेंशन कर दिया था एस कैटायन रेजेंस के जो कि सल्फेट डेरिवेटिव्स होते हैं, और यहाँ पे क्यू एनायन रेजेंस। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, दो एग्जांपल आपको बताने थे, दो एग्जांपल आप यहाँ से लिख सकते हो। एग्रोस जेल का एडवांटेज क्या है? इजीली प्रिपेयर हो सकता है और ये डीनेचर नहीं करता है सैंपल को। पॉली एक्रिलेमाइड जेल का काम क्या है? स्टेबल होता है ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग करने की वजह से स्टेबल रहता है, और इसका जो रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छा है जिसकी वजह से शार्प बैंड्स प्रोवाइड करवाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? क्या है कि सेपरेट करता है लार्ज फ्रेगमेंट सिर्फ और सिर्फ, जैसे न्यूक्लिक एसिड इस और जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं उसको नहीं करता है। इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये इसके अंदर टॉक्सिक मोनोमर्स भी होते हैं, इस वजह से इसका ये डिसएडवांटेज है। तो गाइस ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी। सो गाइस अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जो ये सेकंड का ये आप देख रहे हो, एनालाइज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके कंपोनेंट्स यानी इंस्ट्रूमेंटेशन पे आ जाते हैं यूवी विजिबल के, वो बताना है। इसके अलावा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अलॉन्ग विद वेल लेवल डायग्राम। तो गाइस देख लेते हैं हम लोग सेक्शन बी का। तो गाइस इंस्ट्रूमेंटेशन बताना है, मतलब कंपोनेंट्स बताना है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। तो इसके अंदर हम लोग रेडिएशन यानी लाइट सोर्स का भी यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर और लास्ट में रिकॉर्डर होता है। तो गाइस रेडिएशन सोर्स कैसा होना चाहिए? तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारा यूवी है इसके अंदर हमें मालूम है 200 से 800 नैनोमीटर तक यूवी विजिबल होता है। तो हमें जो लाइट प्रोड्यूस करे वो इस नैनोमीटर के अंदर में करें। हैंस लैम्प सोर्स शुड भी कंटिन्यूअस प्रोवाइड करती रहे और एडिक्वेट इंटेंसिटी हो और स्टेबल होनी चाहिए। तो हम यूज़ करते हैं टंगस्टन लैम्प का। टंगस्टन लैम्प नॉर्मली जो हमारा डोमेस्टिक बल्ब होता है जो घरों में लगाते हैं वैसे ही होता है। इसका जो फिलामेंट देख रहे हो ये टंगस्टन को बना हो रहता है, बस सेम वैसे ही है। और जब हम ये हीटेड होता है तो अपना लाइट को प्रोड्यूस करता है। कार्बन आर्क लैंप, इसके अंदर आप देखोगे ना ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं ना इसके वजह से जो है वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं यूवी विजिबल वाली यूवी लाइट को, और ये बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे ये शो करता है। जब भी हाई इंटेंसिटी लाइट चाहिए होती है तो कार्बन आर्क का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूटेनियम लैंप या हाइड्रोजन लैंप। तो गाइस ड्यूटेनियम लैंप होगा तो आप इसके अंदर ड्यूटेनियम गैस फिलअप होगा, अगर हाइड्रोजन गैस होगा तो हाइड्रोजन फिल होगा। ये अलग अलग है दोनों के दोनों। तो गाइस क्या होता है जो हाइड्रोजन गैस है या ड्यूटेनियम गैस है ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में इसको अंदर की साइड स्टोर किया जाता है। जब भी हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने से तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में
ये क्या होगा, टकराएंगे एक दूसरे से, और उसके टकराने की वजह से यूवी रेडिएशन जनरेट होगा। जेनॉन आर्क लैंप पे आते हैं। इसके अंदर जो जेनोम गैस होता है वो फिल्ड होता है हाई प्रेशर से, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स का, और जब हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये यूवी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। बस इतना ही बताना था आपको। मोनोक्रोमेटर पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो होती है, अलग अलग लैम्डा लेंथ की, जो वेवलेंथ की जो रेडिएशन होता है उसको ये क्या करता है, सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये एक टाइम पे जैसे कि 200 या 220 जो लैम्डा वाली लाइट होती है उसको ये पास करने का काम करता है एट अ टाइम, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बस। अब इसके अंदर आपको एंट्रेंस स्लिट, डिस्पर्सिंग एलिमेंट और एग्जिट स्लिट देखने को मिलेगा। ये जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रिज्म, ग्रेटिंग। इतना कुछ आपको नहीं बताना, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आप नॉर्मली प्रिज्म वाला सिर्फ बता सकते हो, और बाकी तो मैं वो सब एक्स्ट्रा बता रखा है। प्रिज्म मोनोक्रोमेटर आप यहाँ पे देख सकते हो, एंट्रेंस स्लिट, और यहाँ पे आपका प्रिज्म, और ये एग्जिट वाला होता है। जब भी ये डिफरेंट लैम्डा वैल्यू की आप रेडिएशन से जब हम दे रहे हैं हम लोग इधर, तो ये जा रहा है पहले कलेक्टिंग लेंस से होते हुए प्रिज्म्स को पास करते हुए फोकसिंग लेंस से एग्जिट स्लिट पे निकल रहा है, और ये जो है वो डिजायर्ड जिस लैम्डा जो चाहिए हमें रेडिएशन, उस लैम्डा वैल्यू की वो रेडिएशन को पास कर रहा है एग्जिट स्लिट से। रिफ्लेक्टिव टाइप में बस एक साइड हम लोग कवर कर देते हैं, पैक कर देते हैं, बस दूसरे साइड से निकल जाता है। ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर, ये भी अगर 2 मार्क्स में ये भी पूछे जा सकते हैं ना इस बार तो ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर में सेम वैसे ही होता है। एंट्रेंस स्लिट से आएगा अलग अलग लैम्डा वैल्यू की वेवलेंथ, और ये जाएंगे ग्रेटिंग के पास, ग्रेटिंग से होते हुए फोकसिंग, और हमें जो डिजायर्ड वेवलेंथ चाहिए वो निकल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट वन इज़ क्यूवेट, जो कि सैम्पल होल्डर। जो सैम्पल होल्डर होना चाहिए वो सिलिका या क्वार्ट्ज का बना हुआ रहना चाहिए बस। डिटेक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे आपको फोकस करना है। कोई सा भी डिटेक्टर वो एक उठा करके 7 मार्क्स में भी दे सकते हैं। तो सारे डिटेक्टर्स के बारे में एकदम बहुत इजी वे में समझेंगे, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो पढ़ने में। बैरियर लेयर सेल या फोटो वोल्टिक सेल क्या होता है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो। ये हमारा, यहाँ से हम लोग EMR को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे प्लेट्स लगे हुए हैं 3, सिल्वर, सेलेनियम, आयरन। जब भी EMR आएगा अंदर के साइड में, तो सिल्वर और सेलेनियम के बीच में ना ये इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से ये काम चलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक बेस, जो कि आपने देख लिया, आयरन, सेलेनियम, सिल्वर, और इसके सरफेस पे सेमीकंडक्टर सेलेनियम रहता है आयरन के ऊपर, और उसके ऊपर जो होता है वो सिल्वर हमारा प्रेजेंट होता है। काम कैसे करता है उसके बारे में मेन फोकस करना है हमें। जो रेडिएशन है EMR है, जब आएगा हमारे सेलेनियम वाले रीजन, सेलेनियम और सिल्वर के बीच का जो रीजन है, EMR आते ही ये स्टार्ट हो जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस करना। और ये जो है वो हमारा जो सिल्वर देख रहे हो, सिल्वर के ऊपर जाकर के इकट्ठा होने लग जाएंगे, और वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्युमुलेट होने लग जाता है सिल्वर के सरफेस पे, और जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल डिफरेंस पता चलता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये चार्जेस लगा हुआ है, तो ये जो है वो हमें बता देते हैं कितना जो है वो इंटेंसिटी लाइट की आई हुई है। कैसे, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो डिफरेंस है वो हमें बताता है कि कितना जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है। बिकॉज जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जितनी लाइट आ रही है ना अंदर के साइड में इसके, उतना ही ज़्यादा जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और ये आपस में जॉइंट होते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा इतना करंट जनरेट हुआ है, तो इतनी इंटेंसिटी आई थी, तो इतना हमारा जो सैंपल है उस सैंपल ने उतना लाइट को एब्जॉर्ब किया है। बस इतना ही आपसे बताना था। फोटो ट्यूब के अंदर आपको कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको बनाना है आपको, एक कैथोड दिखेगा, एक एनोड दिखेगा। कैथोड देखिए, कैथोड जो दिख रहा है ना, इसके पीछे फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो कि एल्काइल मेटल के होते हैं उससे कोटिंग की जाती है। अब थोड़ा सा इसके आप कंस्ट्रक्शन देख ही सकते हो। सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड, अ वायर इज यूज्ड एज एनोड और कैथोड, और सील किया जाता है ट्रांसपरेटेड एनवेलप से। ये एनवेलप आप देख ही रहे हो। बस वर्किंग पे आते हैं, मेन आपका यहीं पे सुनना है। जब कोई भी लाइट फॉल नहीं हो रही थी तो डिटेक्टर हमारा कुछ भी नहीं डिटेक्ट कर रहा था। जैसे ही लाइट आएगी तो हमारी ये फोटो सेंसिटिव जो हमने कोटिंग कर रखा था इस पे आके टक्कर होगी, और हमें पता है जब ये एल्काइल मेटल से बना है तो एल्काइल मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबसे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा, और ये जो है
निकल जाने की वजह से, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस थ्रू द सर्किट, और इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होगी, और हमें पता है जो अमाउंट करंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो हम पता कर लेंगे, यहाँ पे हमें पता चल गया कितना अमाउंट में करंट आया है, बस इंटेंसिटी उतनी होगी, बस ख़त्म। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, हर जगह इसका यूज़ है बहुत ज़्यादा। तो गाइस सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन, सेंटिलेटर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फोटो कैथोड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एनोड, ये डायनोड भी हम इसको बोलते हैं गाइस। बस ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये जो सेंटिलेटर का काम है ना, कि जो बहुत कम रेडिएशन वाला जो लैम्डा वैल्यू है ना, वो भी सेंटिलेटर कैप्चर कर लेता है और उसको भेज देता है, पुश कर देता है एक तरह से आगे के साइड में। तो गाइस यहाँ पे फोटो कैथोड के पास, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो डायनोड्स लगे हैं इनके पास जाएगा। अब सुन रहे हो आपकी ये लो लैम्डा वैल्यू है, तो ये जब जाएगा ना इसके ऊपर, हमारा कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर अगेन फोटो सेंसिटिव की लेयर लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये एक रेडिएशन गया, अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये डायनोड के पास गया, और जैसे एक डायनोड के पास जाएगा ना, तो 8 या 9 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे दूसरे डायनोड के पास। फिर वहाँ पे जब 8 या 9 पहुँचेंगे तो मल्टीप्लाई बाई अगेन 8 कर देना, फिर मल्टीप्लाई ऐसे करते हुए जब तक जितने भी रेडिएशंस यहाँ से जा रही है, जो लास्ट वाली है वो यहाँ तक ना पहुँचे तब तक। और यहाँ पे एक वो पॉजिटिव और माइनस टर्मिनल दिखा देना गाइस, ताकि हमें पता चल जाए कि इतना जो है वो आया हुआ है रेडिएशन, और इतना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है। बस यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हर एक लाइन में आप पढ़ सकते हो। इन इस डायनोड हैज़ 90 वोल्ट पोटेंशियल, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 8 या 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं। एप्लीकेशन आप बता सकते हो सब कुछ, और यहाँ पे हमारे ये वाला कंप्लीट होता है। डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर, अब डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ना, आप यहाँ पे समझ आ रहा होगा, डबल बीम दो तरह से जो यहाँ पे रेडिएशन है वो जा रहे हैं हमारे। अब यहाँ पे रेडिएशन सोर्स जो हमने अभी लिए थे, एच लैम्प, डी लैम्प, जिनोम लैम्प, ये सब लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये जाएगा हमारे मिरर के पास, और मिरर से ये रिफ्लेक्ट होते हुए हमारे जाएंगे मोनोक्रोमेटर। ये पूरा मोनोक्रोमेटर आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर हमारे प्रिज्म, एंट्रेंस स्लिट, एग्जिट स्लिट होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, हमें पता है ये बहुत सारे रेडिएशंस पास कर रहा है ना, और यहाँ से एक सिंगल रेडिएशन जा रहा है बीम स्प्लिटर के पास। अब यहीं से ये स्प्लिट कर रहा है, दो तरह से काम हो रहा है, यानी डबल। अब ये जो बीम स्प्लिट हो चुका है, एक जाएगा हमारे सैंपल सेल के पास, एक ब्लैंक सेल के पास जाएगा। आफ्टर देन ये जाएंगे चॉपर के पास, और चॉपर जो है वो एट अ टाइम एक, पहले जैसे सैंपल को भेज दिया डिटेक्टर के पास, फिर ब्लैंक सैंपल को भेज दिया, एक एक करके ये जो चॉपर है वो पास करेगा डिटेक्टर के पास। और डिटेक्टर जो है वो एम्पलीफायर को जो भी डाटा है वो देगा, एम्पलीफायर जो है वो एनलार्ज करेगा उस डाटा को, और रिकॉर्डर जो है वो ग्राफ शो कर देगा। बस यही बताना था, इतना सिंपल सा और ईजी से, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। इन डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर जो अभी मैंने आपसे बताया था, रेडिएशन सोर्स जो कि यूवी लाइट रेडिएशन जो है वो पास होगा रेडिएशन सोर्स से, मिरर हेल्प करेगा मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर हेल्प करेगा पॉलीक्रोमेटिक से मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देगा एक पर्टिकुलर डिजायर्ड लैम्डा की रेडिएशन को पास करने के लिए। उसके पास जो भी हमें लैम्डा चाहिए वो, और जो बीम स्प्लिटर है वो कट करके दो साइड कर देगा, सेम वही चीज़ें हैं। और डिटेक्टर के पास जाएगा, डिटेक्टर एम्पलीफायर एनलार्ज करेगा डाटा, और जो रिकॉर्डर है वो ग्राफ को है वो शो कर देगा। बस यही था, आपको इतना ही बताना था। अब नेक्स्ट आते हैं जो है फ्लेम फोटोमेट्री कंप्लीट, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन। तो देख लेते हैं गाइस, फ्लेम फोटोमेट्री जिसको हम लोग एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसी भी नाम से ये आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लिख के आना है, और ये नाम आपको रिमेंबर रहना चाहिए। फ्लेम फोटोमेट्री जो बेस्ड होता है वो मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब हमारा मेटल फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तो वो कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स को पास कर रहा है उसको मेज़र करता है हमारा फ्लेम फोटोमेट्री। अब जो हमारा मेटल है वो फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तो जो वो एमिट करेगा लाइट को, जो रेडिएशन को एमिट कर रहा है उसका कितना वेवलेंथ है और वो कितने इंटेंसिटी से कर रहा है, तो जो वेवलेंथ है वो बताएगा हमारा जो एलिमेंट्स है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, और जो इंटेंसिटी है वो बताएगा हमारा क्वांटिटेटिव, यानी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये बताएगा इसका कलर जो है वो एलिमेंट्स बताएगा कि आखिर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं, और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को। फ्लेम फोटोमेट्री जो है इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लेम एमिशन, क्योंकि फ्लेम का यूज़ किया जाता है एज अ
रेडिएशन सोर्स। प्रिंसिपल क्या है, जब लिक्विड सैंपल, हमारे पास एक लिक्विड सैंपल है जिसके अंदर LiBr LiCl यानी मेटेलिक सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं, इनको हमें इंट्रोड्यूस करवाना होता है फ्लेम के साथ। तो हमें पता है जो लिक्विड है वो ऑलरेडी हट जाएगा, और मेटेलिक सॉल्ट का ही तो हमें पता करना है कितने इंटेंसिटी से वो लाइट जो है वो निकल रही है, और लैम्डा जिसकी वजह से उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव करेंगे। तो बस यही यहाँ पे बता रखा है, तो यहाँ पे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। हमारे पास सैंपल है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे कंप्रेस एयर सप्लाई और फ्यूल सप्लाई ये दोनों जाएंगे कहाँ पे, आप देख सकते हो। और दोनों जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा फाइनली मिक्स होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्नर आग जलेगा। उसके अलावा यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मिक्स होगा। यहाँ पे ऑटोमाइज़र लगा पड़ा है जो सैंपल यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे अब आपको अच्छे से समझ आने वाला है। जो सैंपल है उसके अंदर मेटेलिक सॉल्ट है, वो गया ऑटोमाइज़र में, साइज रिड्यूस हुआ इन मिक्सिंग चैम्बर में जाने के बाद वहाँ पे फ्यूल एयर ये सब आपस में एक दूसरे से मिक्स हुए, और बर्नर जो हुआ वो बर्न हुआ, यानी फ्लेम का जनरेट हुआ। अब जब सॉल्वेंट हट चुका है तो मेन हमारा जो है मेटेलिक सॉल्ट, उसी का तो हमें पता करना था। तो मेटेलिक सॉल्ट जो था फ्लेम के कांटेक्ट में आने से रेडिएशन को एमिट करेंगे, और यही रेडिएशन जो एमिट कर रहा है वो हमारा मोनोक्रोमेटर क्या कर रहा है, मोनोक्रोमेटर डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो लेंस लगा पड़ा है, क्योंकि ये जो रेडिएशन यहाँ से निकल रहा है, बर्नर जब बर्न हो रहा है हमारे मेटेलिक सॉल्ट, तो क्या हो रहा है, रेडिएशन फैल रहा है। तो लेंस क्या कर रहा है कि एक भेज रहा है मोनोक्रोमेटर के पास कि एक ही बार में जाओ सब, मतलब कि इधर उधर ना फैलो, और एक ही बार में इसके पास जाओ। मोनोक्रोमेटर एट अ टाइम एक सिंगल लैम्डा वैल्यू की वो भेज रहा है हमारे डिटेक्टर और डिस्प्ले के पास, जिसकी वजह से हम इसका जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास आ गया 220 लैम्डा वैल्यू का रेडिएशन, तो हम पता कर लेंगे अच्छा इसके अंदर ये वाला जो है वो कंपाउंड प्रेजेंट है। फिर देखा कि मोनोक्रोमेटर ने दूसरी बार पास किया यहाँ पे 350 नैनोमीटर जो भी है वो पास करता हुआ, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पता करते जाएंगे डिस्प्ले के द्वारा। ग्राफ आएगा, और ग्राफ क्या होता है कि हर एक कंपाउंड का ना एक अपना लैम्डा वैल्यू रहता है कि वो इतना ही लैम्डा वैल्यू को एब्जॉर्व करेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये कैल्शियम मैग्नीशियम है। अब इसके अंदर बर्नर का काम आपको पता ही है। इन फ्लेम फोटोमेट्री सेवरल बर्नर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे फ्यूल ऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन हैव बीन यूज टू प्रोड्यूस एनालिटिकल फ्लेम्स। जैसे कि एग्जांपल तौर पे आप बता सकते हैं मेकर बर्नर, टोटल कंजप्शन बर्नर। मेरा का काम क्या होता है कि जो आपस में फैली हुई रहती है रेडिएशन, जो हमारा सैंपल से बर्न हुए रहते हैं मेटेलिक सॉल्ट्स, तो वो रेडिएशन को एक मोनोक्रोमेटर के पास भेजने का काम करता है। मोनोक्रोमेटर पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है, और पास करता है स्पेसिफिक लैम्डा की रेडिएशन। अब यूज़ किया जाता है हम लोग इसमें प्रिज्म मोनोक्रोमेटर ऑलरेडी मैं आपसे बता चुका हूँ। और फिल्टर क्या काम करता है, अब फिल्टर का भी यहाँ पे आप समझ लीजिए। फिल्टर कहाँ गया, इसके अंदर यहाँ पे फिल्टर भी होता है मोनोक्रोमेटर के बाद। यहाँ पे ये रहा फिल्टर क्या काम करेगा, जब ये मोनोक्रोमेटर जो है वो रेडिएशन को पास करेगा एक पर्टिकुलर लैम्डा, तो जो लैम्डा वैल्यू कम होती है बहुत कम, वो फिल्टर क्या करता है, कैप्चर करता है, ताकि जो डिटेक्टर वो एरर शो ना कर दे। तो बस वही काम होता है कि लो वैल्यू जो लैम्डा पास करता है मोनोक्रोमेटर, उसको हमारा फ़िल्टर कैप्चर करता है और डिटेक्टर पास भेजता है ताकि एरर कोई ना आए। अब डिटेक्टर का काम है, आपको मालूम ही है, सब कुछ अच्छे से मालूम है कि रेडिएशन को कैसे ये करंट के डिफरेंस को पता करके बताता है और डिटेक्ट करता है, जिसमें हम लोग फ़ोटो मल्टीप्लायर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और फोटो मल्टीप्लायर के बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे भी, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। एप्लीकेशन क्या है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम लिथियम बेरिलियम, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर ग्लास एनालिसिस, वाटर एनालिसिस, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, और क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव एनालिसिस किया जाता है मेटल का। नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है HPLC। HPLC आगे है क्या, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो गाइस HPLC ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसके अंदर सेपरेशन होता है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट जो हमारे पास है वो कन्वर्ट होंगे एक पर्टिकुलर अलग अलग जो कंपाउंड्स, यहाँ पे मिक्सचर जो आप देख रहे हो ये सेपरेट होते हैं कंपाउंड। इसके अंदर जो भी 2-3 तरह के कंपाउंड प्रेजेंट है वो सेपरेट होंगे बाय पोलैरिटी के बेसिस पे। वो अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। HPLC ये सेपरेशन करने का काम करता है, आइडेंटिफिकेशन करने का काम करता है कंपाउंड का, और क्वालिटेटिव
और क्वांटिटेटिव दोनों ही जो है वो एनालिसिस करने का काम करता है, यानी बताता है कि कितने क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट है ये स्पेसिफिक वाला। जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम है तो कैल्शियम वाला इतना प्रेजेंट है और मैग्नीशियम वाला इतना प्रेजेंट है, और कंपाउंड्स भी बताना कि ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। प्रिंसिपल पे आता है, प्रिंसिपल दोनों पे ही बेस करता है, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, क्रोमेटोग्राफी। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रिंसिपल कैसे आपको पता होगा, स्टेशनरी फेस पे डिपेंड करता है हमारा स्टेशनरी फेस किस पे है। तो गाइस इफ़ द स्टेशनरी फेस, अगर हमारा स्टेशनरी फेस सॉलिड हुआ तब तो एडजॉर्प्शन होगा, और लिक्विड हुआ तब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो गाइस ये तो आपको मालूम ही था। दिस टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पे। हमारे पास रिजर्वॉयर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फेस होता है जिसके अंदर 90% वाटर 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसकी वजह से ये पोलर नेचर का होता है। तो हमारा जो यहाँ पे हम लेंगे ना सिलिका, ये नॉन पोलर का होगा, नॉन पोलर नेचर का। सिलिका को हम लोग अपने लैब के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, नॉन पोलर भी बना सकते हैं और पोलर भी बना सकते हैं। अगर ये पोलर लेंगे सिलिका को, तब हम जो मोबाइल फेस है इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको नॉन पोलर करेंगे, मतलब अपोजिट रहेगा ना, तभी तो ये रन करवाएंगे इसको इस पे से। तो गाइस क्या होता है, जब यहाँ पे सिलिका देख रहे हो ये स्टेशनरी फेस है और यहाँ पे HPLC ट्यूब है, पूरी पैक्ड होता है, और जब यहाँ से सॉल्वेंट रिजर्वायर पास होता है यानी मोबाइल फेस निकलता है 400 एटमॉस्फेयर प्रेशर से, तो सैंपल को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल फेस जो है वो सैंपल को लेकर के यहाँ पे आए। सैंपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे इसके अंदर भी पोलर नॉन पोलर हो सकता है, तो नॉन पोलर हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जो नॉन पोलर होने की वजह से ये HPLC के अंदर सिलिका है वो आपस में इंटरेक्ट कर लेगा और फंसा लेगा। यहाँ पे फंसा लिया इसने, और जो मोबाइल फेस है, सबसे पहले हमने नॉर्मली मोबाइल फेस रन करवाते हैं, और रन करवाने की वजह से कोई भी सैंपल नहीं होता। उस टाइम पे जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करके एक आपको बेसलाइन दे देगा, उसके बाद हम सैंपल को भी इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आकर के चिपक जाएगा, क्योंकि सैंपल नॉन पोलर नेचर का है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने लिया था। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि जब हमने एक बार पास करवाया तो यहाँ पे कुछ हमें पता चल गया कि सैंपल जब हमने डाला है तो वहाँ पे रुक चुके हैं। तो अब ये 10% जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने मोबाइल फेस के अंदर डाला था, अब इसको बढ़ा देंगे। अब इसको 20, 30, 40, 50 इसको बढ़ाते जाएंगे, और वाटर लेवल जो है उसको घटाते रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो मोबाइल फेस है वो नॉन पोलर नेचर का हो जाएगा, जिसकी वजह से अब वो क्या करेगा, जो सैंपल फंसा हुआ था इसको पास कर देगा और पहला ग्राफ आपको मिल जाएगा, बस इल्यूट कर देगा इस जो HPLC ट्यूब है इसमें से, और डिटेक्टर डिटेक्ट करके और कलेक्टिंग ट्यूब में वो आ जाएगा और डिस्प्ले जो है वो एक पीक दे देगा। तो बस वही था। फिर सेकेंडरी ऐसे ही होगा, दूसरी बार दूसरा पीक, तीसरी बार तीसरा पीक, ऐसे होता रहेगा जिस नेचर के जो सैंपल के अंदर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल से एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं, कि इसके अंदर एक कंपाउंड है पॉजिटिव और नेगेटिव, मान लो ये पोलर और ये नॉन पोलर नेचर का है। तो सबसे पहले जो हुआ ये नॉन पोलर है, तो जो ये नॉन पोलर वाला है ये इसके साथ अटैच हो गया, पोलर वाला निकल गया पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव वाले निकल गए तो पॉजिटिव वालों ने एक, पोलर वालों ने एक ग्राफ दे दिया। अब नॉन पोलर के लिए मोबाइल फेस को बदलना पड़ेगा ना, इसको भी नॉन पोलर बनाना पड़ेगा, तभी तो नॉन पोलर वाले निकलेंगे। बट एक निकल चुका है कंपाउंड, तो उसके बाद नॉन पोलर के लिए दोबारा हमने मोबाइल फेस को नॉन पोलर बना के भेजा, तो दूसरा भी ग्राफ मिला। बस यही है, मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, HPLC ट्यूब, सैंपल इंजेक्टर, डिटेक्टर, कलेक्टिंग ट्यूब और डिस्प्ले। स्टेप बाय स्टेप वही मैंने बता रखा है यहाँ पे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। हर एक लाइन जो भी मैंने बोली है वही यहीं पे लिखा हुआ है, चाहे आप कोई सा भी लाइन पढ़ लो। इन मोबाइल फेस वी हैव चेंज द रेशियो, जैसे हमने रेशियो चेंज किया था। और उसके बाद अब टाइप्स पे आता है। नॉर्मल फेस, जिसके अंदर आपको 2 मार्क्स में कवर करवा चुका हूँ। पोलर जो कि हमारा स्टेशनरी फेस होगा, मोबाइल फेस नॉन पोलर होगा, उसके बाद सेपरेशन करेंगे। रिवर्स फेस फिर करेंगे उसका, जिसमें हम मोबाइल फेस को पोलर ले लेंगे, स्टेशनरी फेस को नॉन पोलर ले लेंगे। इसके अलावा इसका एक और टाइप है साइज एक्सक्लूजन और आयन एक्सचेंज। तो साइज एक्सक्लूजन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, जिसमें हम लोग टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स का जो है वो सेपरेशन करने का काम करते हैं और पता करने का भी काम करते हैं, सॉरी। इसके अलावा आयन एक्सचेंज के अंदर आयंस और कैटायंस, एनायंस कैटायंस का सेपरेशन करता है, यानी आयंस का। एडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी अच्छी खासी देता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, सेपरेशन एंड रिजोल्यूशन कैपेसिटी इज़ बेटर, बिकॉज हाई परफॉर्मेंस है ना, इस वजह से।
बहुत अच्छे से बारीकी से ये बता पाता है जो वो मिक्सचर और कंपोनेंट्स का, कि ये अलग है और ये वाले अलग है और ये वाले जो दूसरे वाले वो अलग है। बहुत ही अच्छे से बता पाता है ये, और कॉस्टली है और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी, बस ये इसका डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन आप देख सकते हो, स्टेबिलिटी स्टडी, एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, वाटर प्यूरिफिकेशन, एसे ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थियोफाइलिन, फ्यूरोसेमाइड। सो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा जो सेक्शन सी है, फर्स्ट है व्हाट इज बीयर लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स बीयर लॉ, एक्सप्लेन इट्स डेविएशन अलोंग विथ क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन। सेक्शन सी का ये थर्ड का ए है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो लैम्बर्ट्स बीयर लॉ, जब भी हमारे पास कोई भी सैंपल है, अगर हम लाइट पास करते हैं तो कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है। तो रिफ्लेक्ट वाले को तो नेगलेक्ट करो, जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसको पता करने के लिए जो यहाँ पे देख रहे हो I=IT प्लस IA कितना ट्रांसमिट हुई है और कितना एब्जॉर्ब हुई वो पता करती है I को। तो अगर जितना एब्जॉर्प्शन हुआ हमारे लाइट का वो पता करने के लिए टोटल लाइट माइनस जो ट्रांसमिट लाइट है उसको माइनस कर दो टोटल में से, तो हमें मिल जाएगा कितना एब्जॉर्ब हुआ है। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहते हैं? लैम्बर्ट्स लॉ ये बोलते हैं व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है मोनोक्रोमेटिक, यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पास करेंगे, तो वो जब एब्जॉर्बिंग मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो उसका जो इंटेंसिटी होगा ना वो घटेगा जितना ज़्यादा थिकनेस होगा हमारे एब्जॉर्बिंग मीडियम का। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो एब्जॉर्बिंग मीडियम जो ये देख रहे हो, ये जितना थिक होगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी जो है वो कम होगा एट कांस्टेंट कंसेंट्रेशन। जो कंसेंट्रेशन है वो उसको कांस्टेंट रखने पर। तो गाइस तो हमारे पास एक फॉर्मूला इसी से आता है -DI, जो इंटेंसिटी है लाइट की वो घट रही थी थिकनेस की वजह से, तो अपॉन में DT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हम लाइट को पास कर रहे थे I। तो गाइस जो यहाँ पे देख रहा हूँ -DI/dt, तो हमने क्या किया, जो I है इसको नीचे लेके आ गए और DT को ऊपर, मतलब चेंज कर दिया बस। उसके बाद हमने क्या किया, उसको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटा करके एक कांस्टेंट k दे दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड ही। दोनों साइड इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन जब हटाएंगे DI/I, जब भी हम DT/T को हटाते थे तो log T या ln T हम उसको कहते हैं, तो वैसे ही -ln I आ गया यहाँ पे। और KDT का जब इंटीग्रेशन हटाएंगे तो हमारे पास KT और K का जो डिसइंटीग्रेशन हटाने पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है वो है B। तो ये इक्वेशन को आपको रिमेंबर रखना है। अब यहाँ पे हम B की वैल्यू निकालेंगे। B की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा थिकनेस है ना इसको हम 0 समझते हैं और जो लाइट है वो I0 हम समझते हैं यहाँ पे। तो जो हम I की जो वैल्यू जो आप देख रहे हो इसको I0 पुट कर दो और T की जो वैल्यू है उसको 0 पुट कर दो। तो आपके पास जो यहाँ पे देखने को मिलेगा -ln I की जगह I0 हमने पुट कर दिया, K को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, और जो हमारी फाइनली B की वैल्यू जो है वो -ln I0 आ गई। तो B = -ln I0 जो है उसको हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर जो अभी हमने निकाला था। तो गाइस पुट करने के बाद जो आप -ln I0 है ना, बस यहाँ पे -ln I0 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सिर्फ इतना चेंज हुआ, पूरा इक्वेशन वही था। अब जब यहाँ पे देख रहे हो KT को, तो KT को हम एक साइड लेके आते हैं और इसको ले जाते हैं, इसको नहीं, इसको इधर लेके आ जाते हैं ताकि पॉजिटिव में रहे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ln I0 -ln I = KT। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ln I0/I = KT। अब यहाँ पे I0/I है, इस वजह से हम इसको ln I नहीं लिख सकते हैं, बट ये जो हमारा इक्वेशन होगा ये हमारा लैम्बर्ट लॉ की तरफ से आया है। तो गाइस ये हमने ln I0/ln I को हमने ऊपर नीचे क्यों लिखा, तो हमें याद होगा हमने log 2 या log 3 को जब हम माइनस करते थे तो 2/3 लिखते थे। सेम उसी प्रकार से हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो साइड में मैंने आपको मेंशन कर रखा है अगर आपको दिक्कत आ रहा हो तो नोट्स पढ़ने में। बीयर्स लॉ, जब मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की पास होती है, जब वो एब्जॉर्बिंग मीडियम में आती है उसकी इंटेंसिटी घटती है। किसकी घटती है? इंटेंसिटी विद द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। जो हमारा सैंपल है उसके कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इंटेंसिटी जो है हो रही है वो घट रही है यहाँ पे। तो -DI जो इंटेंसिटी है लाइट की वो क्या हो रही है, घट रही है, कंसंट्रेशन, तो हमने उसको नीचे लिखा बाई DC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
तो गाइस बिल्कुल पिछली बार जैसा ही सब कुछ हमने किया है इस बार भी वैसे ही करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, चेंज कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, के लगा दिया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किया हमने दोनों साइड, इंटीग्रेशन करने के बाद एल डी आई बाई आई आप देख रहे हो, इसको हम एल एन आई लिख सकते हैं, तो माइनस का माइनस वैसे ही, और यहाँ पे के डी सी जो आप देख रहे हो इंटीग्रेशन हटाने पे के सी, और के का इंटीग्रेशन यहाँ पे बी आएगा जो कांस्टेंट होगा। बी की वैल्यू निकालने के लिए अगेन जीरो और आई नोट पुट करो, जिसकी वजह से माइनस एल एन आई नोट आएगा। तो अगेन सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आया है आपका। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको अब हम लेके जा रहे हैं, तो एल एन आई नोट जो है वो पॉजिटिव में हो गया, एल एन आई नोट पॉजिटिव और माइनस एल एन आई, तो हमारा जो है वो के सी का भी वैल्यू निकल गया। अब के सी का वैल्यू भी यही आ रहा था और के टी का वैल्यू भी यही आ रहा था, तो के सी टी इजकल टू एल एन आई नोट बाई आई हम लिख सकते हैं। तो जो एल एन आई नोट बाई आई है ये क्या है, एब्जॉर्प्शन ए, तो हमने इसको ए लिख दिया, तो ए इजकल टू के सी टी और ए इजकल टू ई सी टी हम इसको लिख देते हैं। तो फाइनली हमारा यह पूरा कंप्लीट होता है। डेविएशन पे आते हैं। डेविएशन जो आप देख रहे हो ये टोटली दो तरीके से हो सकता है। जो ए इजकल टू ए ई सी जो आ रहा था, ई सी टी आ रहा था, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें जब भी हम निकालते हैं ना, पुट करते हैं वैल्यू को, तब हमने देखा कि जो एब्जॉर्प्शन है ये बढ़ या घट रहा था, उसी वजह से जो है वो ये दोनों के दोनों जो है वो डेविएशन आ रहे थे वो बियर्स लॉ के अंदर एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो गाइस पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के डेविएशन देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव वाला कब देखने को मिलता है, जब ज़्यादा लाइट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, जो हमने फॉर्मूला ए इजकल टू ई सी टी था, हमने जो थियोरेटिकल वैल्यू आनी थी उससे ज़्यादा आई है, यानी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है, तभी तो ज़्यादा वैल्यू आई है। तो आपको ऊपर ये वाला देखने को मिलेगा डेविएशन पॉजिटिव। नेगेटिव वाला यानी जो ए की वैल्यू थी वो कम आई, तो इसकी वजह से ये जो एब्जॉर्प्शन आप देख रहे हो ये कम हो गया है। बस यही बताना था आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अभी मेरे पास इसके पर्टिकुलर नोट्स नहीं होने की वजह से मैं इसका नहीं किया, बट आपको सॉल्यूशन पीडीएफ में जरूर मैं डाल दूंगा इसको। नेक्स्ट पे आते हैं फ्लोरीमेट्री पे। तो फ्लोरीमेट्री जिसमें मेजरमेंट होता है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज मेजर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर या फ्लोरीमीटर और अ स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर। तो गाइस हमें क्या क्या बताने थे इसके फ्लोरीमेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, सब कुछ। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सोर्स ऑफ लाइट, सैंपल सेल, फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर्स, ये सब होते हैं। सोर्स ऑफ लाइट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है यूवी वाले में, मर्करी आर लैम्प, जिनोम आर लैम्प, टंगस्टन आर लैम्प, जिसमें जिनोम गैस फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने से जो है वो लाइट को प्रोड्यूस करेगा। तो मर्करी आर लैम्प देख सकते हो, मर्करी आर लैम्प उसमें मैंने लिखवाया नहीं था, तो यहाँ पे देख सकते हो एट हाई प्रेशर पे जो है वो अंदर की साइड मर्करी फिल होता है। लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोवाइडेड, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो लाइट जो होगी वो जनरेट होगी। बस अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे आते हैं, फिल्टर और मोनोक्रोमेटर। फिल्टर का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अनवांटेड लाइट एंड ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो हमारा फिल्टर है यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस ये रहा इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन। लाइट सोर्स आपको समझ आ गया, जो हम ले रहे थे मर्करी आर लैम्प, कुछ भी ले लो, जिनोम आर लैम्प। उसके बाद जो ये लाइट है ना ये बहुत फैल रही है इधर उधर, मतलब अनवांटेड इसी वजह से लिखा था, फैल रही है। तो फिल्टर क्या करता है, इन रेडिएशंस को कैप्चर करके भेज देना है एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर के पास। अब ये मोनोक्रोमेटर को आपको पता ही है, एक पर्टिकुलर लैम्डा वैल्यू की जो है उसको पास करेगा रेडिएशन को, वो जाएगा सैंपल के पास। अब जो सैंपल है, सैंपल में जो हमारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड प्रेजेंट है वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद जो लाइट बची वो जाएगी यहाँ पे सेकेंडरी फिल्टर के पास, और सेकेंडरी फिल्टर जो है वो उस रेडिएशन को अगेन वो कैप्चर करेगा और एमिशन मोनोक्रोमेटर के पास भेज देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटर यहाँ पे देख रहे हो एमिशन वाला, ये एमिट करेगा और डिटेक्टर और रीड आउट होगा, मतलब ग्राफ फॉर्म होगा। तो गाइस हम दो तरह के थे, एब्जॉर्प्शन होता है विजिबल रेडिएशन, ट्रांसमिट करता है यूवी रेडिएशन को। मतलब कि जो प्राइमरी फिल्टर का काम था, जो रेडिएशन आ रहा था उसको एब्जॉर्ब करने का, वो विजिबल रेडिएशन आ रहा था और ट्रांसमिट ये कर रहा था यूवी रेडिएशन को। और सेकेंडरी फिल्टर जो था वो एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी रेडिएशन को और ट्रांसमिट कर रहा है विजिबल लाइट को। तो गाइस यह था थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके अलावा मोनोक्रोमेटर जो कि हमारा पर्टिकुलर डिजायर्ड जो लैम्डा के रेडिएशन है उसको पास करने का काम करता है।
और इसमें जो मोनोक्रोमेटर है वो थोड़े अलग से हैं। एक तो एक्साइटेशन एमिशन, एक्साइटेशन वाला काम कर रहा था, प्रोवाइड करता है सूटेबल रेडिएशन फॉर एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसा रेडिएशन जो हमारा सैंपल का मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइट हो जाए, वो वाले रेडिएशन को ये पास करता है। और एमिशन, मोनोक्रोमेटर जो है वो आइसोलेट ओनली रेडिएशन एमिट बाय द फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्लोरेसेंट लाइट को जो रेडिएशन को एमिट कर रहे थे उनको जो हमारा एमिशन मोनोक्रोमेटर है वो पास करता है। और सैंपल होल्डर यानी होल्ड करने का काम करता है, क्वार्ट्ज का बना हुआ रहना चाहिए। डिटेक्टर्स में आप फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के बारे में बता सकते हो, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन आप देख सकते हो, वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पार्टिकुलरली फॉर द एसे ऑफ हाईली पोटेंट ड्रग प्रेजेंट इन टाइनी अमाउंट। और यहाँ पे देख सकते हो आप बाकी सब कुछ डिटर्मिनेशन करने के लिए नेप्थोल प्रोटीन प्लांट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? ये क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है जिसके अंदर सेपरेशन होता है आयंस का और पोलर मॉलिक्यूल्स का। कैसे सेपरेशन होगा? जो भी ये आयंस है ये कितना लगाव रखते हैं इन आयन एक्सचेंजर से, कितना ये एफिनिटी शो कर रहे हैं, ज़्यादा लगाव रखेंगे या कम लगाव रखेंगे, उसके बेस पे ये जो है वो आयंस का सेपरेशन होता है। तो गाइस प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है सैंपल के अंदर मतलब ये जो क्रोमेटोग्राफी सिर्फ चार्ज वालों के लिए है कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सभी के लिए ये क्रोमेटोग्राफी है। तो जो सैंपल के अंदर चार्ज मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। अट्रैक्शन होता है हमारे जो आयनिक रेजेंस है और जो सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पर। तो हमारा पता चलता है उसका कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, इन सब का एनालिसिस आगे करेंगे। जो सेपरेशन होता है वो रिवर्सिबली एक्सचेंज होता है आयंस का। तो गाइस जो रिवर्सिबली एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन द आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के अंदर के आयंस का और साथ ही जो वहाँ पे आयंस प्रेजेंट है। तो गाइस यहाँ पे आप अच्छे से समझो इसको, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कॉलम है, कॉलम के अंदर ये नॉर्मली कॉलम है, इसके अंदर हमें फिल करना होता है ये रेजिन्स को, ये होते हैं रेजिन्स। इनके साथ जो हमारा ये मोबाइल फेस के अंदर हमारा सैंपल मिक्स किया हुआ रहता है बफर के साथ, वो जब आता है तो जो हमारा सैंपल है ना, सैंपल पी के पास जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फिल करेंगे। अगर सैंपल के पास पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें रेजिन जो चाहिए वो नेगेटिव चार्ज वाले रेजिन चाहिए। अब नेगेटिव चार्ज वाले रेजिन जो होते हैं वो कैटायन एक्सचेंजर होते हैं और एनायन एक्सचेंजर रेजिन जो पॉजिटिव वाले होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एनायन एक्सचेंजर रेजिन्स को, तो हमारा जो सैंपल होगा वो नेगेटिव कंटेन करता होगा। अब ध्यान से ये समझो कि जो हमारा ये जो आप देख रहे हो कॉलम, इस कॉलम के अंदर जो ये देख रहे हो ये है एनायन एक्सचेंजर रीजन। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव वाला जुड़ा होगा। अब इसी फंक्शनल ग्रुप को जब हमारा सैंपल आता है तो वो हटाने का काम करता है कि तुम हटो और मैं जो है जुड़ूंगा, तो बस वो हटाता है और खुद जुड़ते चला जाता है जो हमारा सैंपल है उसमें। तो हमें पता रहता है कि हमारे सैंपल के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वाले होते हैं, उस हिसाब से हम इन दोनों में से कौन सा रेजेंस को यूज़ करेंगे वो करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप और अच्छे से समझिए कि मोबाइल फेस हम बफर लेते हैं नॉर्मली, उस बफर को रन करवाते हैं जो हमारा ये स्टेशनरी फेस है अंदर की साइड में रेजेंस उससे, तो हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और फाइनली एक बेस लाइन दे देता है। उसके बाद जब हम सैंपल को पुट करते हैं अंदर की साइड इसमें मिक्स करते हैं, उसके बाद जब पास करते हैं तो जो सैंपल का मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो मोबाइल फेस है विदाउट सैंपल सिर्फ मोबाइल फेस रन करवाते हैं और ये जो मोबाइल फेस होता है वो हमारा क्या करता है, इनको हटाने का काम करता है। जो हमारे सैंपल अटैच हुए थे ना जिस चार्ज के, उस चार्ज के लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं मोबाइल फेस को उसमें, ताकि वो उसको कैप्चर करे। जैसे हमारा सैंपल था नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन थे, तो हमारा जो सैंपल होगा मोबाइल फेस होगा वो पॉजिटिव चार्ज को होगा ताकि ये भी खींच ले उसको और वापस लेके निकल जाए, जिसकी वजह से हमें एक पीक मिलेगा। ऐसे ही हमें पीक मिलता जाएगा। ये सबसे बड़ा वाला पीक वो है जो कम एफिनिटी शो कर रहा है, मतलब ज़्यादा एफिनिटी शो कर रहे हैं, कम एफिनिटी उससे कम उससे कम उससे कम, तो उस वजह से ये बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, इस तरह से ये जो है वो ग्राफ देते हैं। कैटायन एक्सचेंजर एनायन एक्सचेंजर आप देख सकते हो, कैटायन कौन से होते हैं जो जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और एनायंस वाले पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इनके साथ एक फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव आप देख रहे हो, इन्हीं को तो हटाने का काम करता है हमारा सैंपल, इन्हीं को।
मैकेनिज्म आपको मैंने समझा दिया। जो हमारे सैंपल के अंदर अगर पॉजिटिव वाले होते हैं तो वो इन फंक्शनल ग्रुप को हटा के खुद जुड़ जाते हैं, यही इसका मैकेनिज्म है। कैटायन एक्सचेंजर के अंदर के एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो एस रेजन को, और एनायन एक्सचेंजर के आप एग्जांपल को पढ़ सकते हो। जो रेजेंस के नाम, जो ये रेजेंस है इनके नाम क्या है, क्यों रेजेंस हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर जो कॉलम होता है, जो हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं, इसको ग्लास, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है और पैकिंग करते हैं कॉलम का जो हम रेजेंस का यूज़ करते हैं, उससे फिर अच्छे से पैक होने के बाद एप्लीकेशन ऑफ सैंपल को मोबाइल फेस के अंदर मिक्स करके और रन करवाना होता है। मोबाइल फेस हम एसिड, एल्कलाइज या बफर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेशनरी फेस कैटायनिक या एनायनिक एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। इल्यूशन यानी जो मोबाइल फेस है वो जब रन करता है तो जो चार्ज मॉलिक्यूल है सैंपल्स के स्टेशनरी फेस से उसको हटा करके डिटेक्टर के पास भेजना, यानी एल्यूट कर देना, उस कॉलम से निकाल देना। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और सेंड कर देगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटेक्टर के नाम कुछ लिख सकते हो बस। एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख ही सकते हो। इट कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, जो भी चार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड, इन सभी का, वाटर का एनालिसिस, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, तो ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर टीएलसी और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? इट इज़ अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इन विच अ मिक्सचर ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। हमारे पास एक मिक्सचर है चार्ज मॉलिक्यूल, ये सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। सबसे बड़े वाले उससे छोटे चार्जेस, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ये 4+ TH, कैल्शियम का 2+, ऐसे ही सोडियम का। तो इस तरह से ये सेपरेशन होता है चार्जेस के अकॉर्डिंग। जो सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल के सेपरेशन होने से। जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल आप देख रहे हो, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे हमारे कैपिलरी है, यहाँ पे हमारे सैंपल्स प्रेजेंट है। तो जब चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, हमारे जो सैंपल है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ, इस तरह से सेपरेशन होता है। तो गाइस वो हम अभी और अच्छे से समझेंगे। यूज़ फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सबको। अब आते हैं प्रिंसिपल। एन इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट चार्ज, अपोजिट यानी पॉजिटिव नेगेटिव वाले होते हैं, कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग मीडियम, कनेक्टेड होते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। दिस आयन माइग्रेट एट डिफरेंट स्पीड, माइग्रेट होगा अलग अलग अपने स्पीड से, बेस्ड ऑन देयर साइजेस एंड द नंबर ऑफ चार्ज दे कैरी। कितने नंबर, यानी जो 4+ कर रखता है, 3+, 2+, जो भी कंपाउंड कैरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इनका सेपरेशन होता है। इसके अंदर आपको टाइप्स भी पूछे थे, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने ऑलरेडी पहले भी 12th में पढ़ रखा है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसके अंदर हम लोग स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए का करते थे और एक्सपोज कर देते थे यूवी रेडिएशन इथीडियम ब्रोमाइड से, जिसकी वजह से जो बैंड्स है डीएनए का वो हमें दिखने लग जाता था, और यहाँ पे उनका रेंजेस लिखा हुआ रहता था कि इतने इतने साइज़ के हैं, और अपने से छोटे साइज़ में वो कन्वर्ट हो जाते थे, वहाँ पे सेपरेशन हो जाता था। वही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ जेल एज सपोर्टिंग मीडियम। जो हमारा जेल यूज़ करते हैं वो एग्रोजेल होता है फॉर सेपरेटिंग ऑफ डीएनए और आरएनए प्रोटीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से सेपरेशन होता है यहाँ पे। परफॉर्म फॉर एनालिटिकल पर्पस, इट इज़ कॉमन यूज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस इन बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज। प्रिंसिपल वही है, पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे across the electrode of a horizontal electrophoretic tank containing agrogel and biometric are loaded, then they get separated। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो अपने सेपरेटेड होने लग जाएंगे। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन डिटरमिनेशन ऑफ साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, एस्टिमेशन ऑफ डीएनए क्वांटिटी फॉर एनालिसिस, पीसीआर प्रोडक्ट यूज इन फॉरेंसिक साइंस। कैपिलरी वाला, कैपिलरी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब हमारा जो सैंपल है अंदर के साइड में, ये आप देखो नेगेटिव चार्ज के हैं, तो जब हम 20 वोल्ट प्रोवाइड करवाएंगे वोल्टेज, तो क्या होगा, नेगेटिव एकदम रिपेल मारेंगे और तुरंत जाएंगे पॉजिटिव के पास। तो ये सेपरेशन ऑफ द सैंपल ऑन देयर चार्ज रेशियो, यहाँ पे पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव दोनों ही होंगे, बट यहाँ पे जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले को छोड़ करके पॉजिटिव की तरफ एकदम स्पीड में जाएंगे, वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे। इट सेपरेट्स बोथ चार्ज बाय अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजर्वॉयर, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ। इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन होता है एनालाइट आयंस का, इस परफॉर्म इन एन
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ नैरो फ्यूज सिलिका कैपिलरी। जो हमारा अंदर की साइड देख रहे थे वो सिलिका भरा हुआ था इसके अंदर की साइड में। और व्हेन वी प्रोवाइड वोल्टेज, जब हम प्रोवाइड करवाएंगे वोल्टेज का, माइग्रेशन होगा नेगेटिव आयंस का फास्टली गोज टू देयर एंड, और पॉजिटिव वालों का स्लोली मूवमेंट होगा। ऐसा क्यों? तो गाइस यहाँ पे अभी आप देखोगे कि जो 20 वोल्ट प्रोवाइड करवाते हैं नेगेटिव वाले सेपरेट हो रहे थे बट पॉजिटिव वाले नहीं हो रहे थे, बिकॉज इन कैपिलरी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। जो आप कैपिलरी के अंदर जो सिलिका देख रहे थे वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते थे, जिसकी वजह से जो हमारे कंपाउंड है वो नेगेटिव नेगेटिव ऑलरेडी रिपेल तो कर रहे हैं अंदर के, यहाँ पे तो रिपेल मार ही रहे थे बट अंदर की साइड भी रिपेल मारने की वजह से एकदम फास्टली पॉजिटिव के पास आ जा रहे थे। बट वहीं पर पॉजिटिव वालों को कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज अंदर जो कैपिलरी सिलिका प्रेजेंट था वो भी उसी नेचर का था। इसी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव वाले आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना, इस वजह से पॉजिटिव वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, तो उनको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ रहा था। जो पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में थे इनको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करवाएंगे तब जाकर के पॉजिटिव वाले भी सेपरेट हो रहे थे। हाई सेपरेशन एफिशिएंसी और शॉर्ट एनालिसिस टाइम। तो गाइस ये सब एप्लीकेशन आप कर ही लोगे। टीएलसी पे आते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो अननोन सैंपल है उसके अंदर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलर मतलब वाटर लविंग, नॉन पोलर मतलब वाटर डिसलाइक। प्रिंसिपल पे आते हैं। टीएलसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन इस वजह से बिकॉज जो हम यूज़ करेंगे स्टेशनरी फेस ना वो होगा हमारा सॉलिड, तभी हमारा सॉलिड के यूज़ करने से एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, लिक्विड के यूज़ करने से पार्टीशन होता है। कंपाउंड विद मोर एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेस, जितना ज़्यादा लगाव रखेंगे, एफिनिटी रखेंगे स्टेशनरी फेस की तरफ, उतना स्लोवर ट्रैवल करेंगे, और जो लेस एफिनिटी रखेंगे वो फास्टर ट्रैवल करेंगे स्टेशनरी फेस के खिलाफ। देन वी कैलकुलेट द आर एफ वैल्यू। आर एफ वैल्यू आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिंसिपल के अंदर आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर बना देना है रेक्टेंगल, और 1 सेंटीमीटर बेस लाइन दिखा देना है, और आर एफ वैल्यू बता सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल बाई सॉलिड, डिस्टेंस ट्रैवल बाई सॉल्वेंट। कैसे होगा वो अभी आपको देखने को मिलेगा जब इसका हम मेथोडोलॉजी देखेंगे। टीएलसी प्लेस स्टेशनरी फेस जो कि सिलिका, मोबाइल फेस जो कि हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, टीएलसी चैम्बर, विजुअलाइजिंग एजेंट, ये सब होगा। सबसे पहले हम लोग टीएलसी प्लेट बनाना पड़ता है हमें खुद से। इसको हम रेडी करते हैं। एक ग्लास लेंगे, ग्लास के ऊपर हम लोग सिलिका जेल जो है अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से टीएलसी प्लेट बन चुका है। अब इसके नीचे हमें एक बेस लाइन मार्क कर देना जहाँ पे हम सैंपल को प्लेस करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेस है उसके अंदर जो हम अभी स्टेशनरी फेस जिसके अंदर सैंपल प्रेजेंट है वो इसके अंदर डिप करेंगे, बट वो देखेंगे ना वो बेस लाइन है ना वो इस लिक्विड के अंदर आपस में ढक ना जाए, मतलब इतना नीचे ना जाए, ऊपर ही रहे, और हैंग कर देंगे एक तरह से। और फाइनली हम एक वो टीएलसी चैम्बर लगा देंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सैंपल मॉलिक्यूल्स, जो अंदर सॉल्वेंट या जो मोबाइल फेस था वो भी रन करेगा ऊपर के साइड में, और जो हमारा सैंपल का मॉलिक्यूल्स थे ये भी ऊपर रन करेंगे। क्यों? कैपिलरी एक्शन की वजह से, ये क्लोज्ड होने की वजह से ये नीचे से ऊपर के साइड में आएंगे, और हम देखेंगे कि सैंपल और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स थे वो उन्होंने इतना रन कर लिया। अब वो जो रन किया है ना बाई पोलैरिटी बेसिस के ऊपर, ये हम लोग वो कर रहे थे ना, चेक कर रहे थे कि कितना कौन मूव कर रहा है। तो हायर पोलर कंपोनेंट्स, जो सैंपल के अंदर हायर पोलर कंपोनेंट था वो कम मूव हुए। क्यों कम मूव हुए? क्योंकि जो सिलिका प्लेट था वो भी पोलर नेचर का था। अब ये प्लेट ही जो था वो पोलर नेचर का है, तो जो हमारा सैंपल के अंदर थे अगर पोलर कंपाउंड्स तो वो कम ट्रैवल करेंगे, स्लो ट्रैवल करेंगे बस। और जो कम पोलर वाले थे वो ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक ट्रैवल किए हुए रहते हैं। तो बस यही था। दिस इज ओनली सीन ओनली व्हेन कंपोनेंट इज़ कलरफुल। अगर कलरफुल है हमारा वो कंपाउंड्स तो हम देख लेंगे आंखों से, नहीं तो विजुअलाइजिंग एजेंट देख के ये बता पाएंगे कि अच्छा हाँ ये इतना ट्रैवल हुआ है, ये कम ट्रैवल हुआ है। कम ट्रैवल वाला जो था वो पोलर नेचर का था, और जो ज़्यादा ट्रैवल किया वो नॉन पोलर नेचर का था। उसके बाद आर एफ वैल्यू डिटेक्ट कर लेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉलिड, जो सॉलिड और सॉल्वेंट समझ आ गया। मोबाइल फेस कितना रन किया, सॉलिड ने कितना रन किया ऊपर तक। एवरी कंपोनेंट हैव ऑन आर एफ वैल्यू, हर एक कंपोनेंट का अपना आर एफ वैल्यू होता है। तो हम देख लेंगे वो जो पॉइंट तक रन हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, रेफरेंस लिस्ट से मैच करेंगे, और सबका एक अपना होता है। तो उतने पे बस वही कंपाउंड हो सकता था, हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसका एप्लीकेशन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस रिएक्शन, आइडेंटिफाई कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ
गिवन मिक्सचर, डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, ये सब आप बता सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बहुत ही ईजी है। तो टीएलसी कंप्लीट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी मैंने वो बता ही दिया था अगेन। तो गाइस ये आप कर ही लोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बता दिया था कि हम लोग 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए का सेपरेशन करते थे, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख ही सकते हो प्रिंसिपल अभी मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब का जो है वो सेपरेशन होता है, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है उनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, जिसके अंदर एग्रोस जेल फिल होता है और यहाँ पे हमारे जो होते हैं वो सैंपल्स को हमें पुट करना होता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये होता है, जो हम चार्जेस प्रोवाइड करवाते हैं उसके बेसिस पे। तो गाइस फाइनली आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं